प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग पिछले लेक्चर में 16.1 तक कंप्लीट किए। आज हम लोग 16.2 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16.2 को, यानी भोजन का पाचन। ठीक है, तो पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यांत्रिक और रासायनिक विधि को समझा है कि यांत्रिक और रासायनिक विधि होता क्या है। तो जब भी यांत्रिक विधि की बात करें तो यांत्रिक विधि में मैंने बताया है कि जो भोजन हम लोग मुख में लेते हैं, यानी कि जब भोजन को इंजेस्ट किया जाता है, यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भोजन को, फूड को इंजेस्ट इंजेस्ट यानी कि जब हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं? तो अपने माउथ में। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, जब हम भोजन को इंजेस्ट माने लेते हैं, कहाँ लेते हैं? तो अपने मुख में। मुख में लेने के बाद उसे क्या करते हैं? अपने दांतों द्वारा उसे क्या किया जाता है? मैस्टिकेट किया जाता है, माने उसको चबाया जाता है। माने भोजन को मुख में लेकर के हम लोग क्या करते हैं? यही ना करते हैं, मैस्टिकेशन। एक शब्द है मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन यानी कि इसको लेकर के हम खूब चबाते हैं। तो भोजन के साथ जब इस तरह की प्रक्रिया हम करें तो उसे हम लोग कहेंगे यांत्रिक विधि। यानी कि भोजन को हमने मुख में लिया, ले करके उसको दांतों के द्वारा मैस्टिकेशन करते हैं, माने चवण करते हैं, चबाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग यांत्रिक विधि कहते हैं। फिर रासायनिक विधि का मतलब, यानी कि रासायनिक विधि, इसका मतलब होता है कि वह भोजन जब हमारे यांत्रिक विधि के द्वारा, ठीक है, कंप्लीट होता है और उसके बाद उसके पाचन के लिए यदि हम केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है, उसके पाचन के लिए किसका यूज करते हैं? केमिकल का। ऐसे केमिकल यानी कि रसायन का हम जब यूज करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक विधि। ठीक है, और इसमें प्रायः मैस्टिकेट के बाद जो भी एंजाइम्स उसके साथ मिलते हैं तो यह पूरी प्रक्रिया कहला जाती है रासायनिक विधि। इस तरह से हमने क्या सीखा कि पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। मतलब अभी हमने देख लिया कि भोजन को हम लोग मुख में लेते हैं, मुख में लेने के बाद उसका मैस्टिकेट यानी कि चबाते हैं, चबाने के बाद जब उस भोजन का संबंध एंजाइम से हो जाता है, ठीक है, बीकर से होता है यानी केमिकल से होता है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? रासायनिक विधि। फिर आगे देखते हैं, पुनः मुख गुहा के मुख्यतः दो प्रकारियां हैं, भोजन का चवण और निगलने की क्रिया। बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख गुहा यानी कि भोजन जब हमारे मुख में आता है, हमारे बकल कैविटी में आता है, तो वहां उसके दो ही कार्य होते हैं। एक कह रहा है कि भोजन को क्या करना, तो भोजन को का चवर्ण, 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 और इसी चवर्ण को प्यारे बच्चों हमने कहा मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन एक शब्द दिया, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ऑफ फूड मतलब उसको चबाना। मुख गुहा में क्या होता है? भोजन आता है, हम उसको चबाते हैं। पुनः दूसरी प्रक्रिया क्या होती है? जब चबा लेते हैं, जब लार से वो पूरी तरह से मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या कर लेते हैं? निगल लेते हैं, यानी कि भोजन को निगलना। ठीक है, तो मुख गुहा में हमारा यह दो काम होता है। जब वो चबा लिया जाता है, उसमें लार वगैरह मिल जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कर लेते हैं? निगल लेते हैं। ठीक है, निगलना यानी कि हम लोग फैसिलेशन ऑफ सॉलोविंग भी इसे कहेंगे, यानी कि भोजन को निगलना। पुनः लार की मदद से, ठीक है, लार यानी कि सलाइवा की मदद से और जिह्वा भोजन को अच्छी तरह चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जब भोजन पूरी तरह से चबा लिया जाता है दांतों के द्वारा तो उसे निगला जाता है। निगलने में, ठीक है, और उस भोजन में उन सारी चीजों को मिलाने में हमारे मुख गुहा में उपस्थित जीवा यानी कि जीभ, जो कि पीछे फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है, ठीक है, इसे हम लोग समझ चुके हैं, यह काफी मदद करता है। ठीक है, यानी कि उस भोजन को पूरी तरह से मिलाने में, ठीक है, हमारे लार से मदद करता है। ठीक है, प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने यह समझा है कि लार, लार यानी कि जिसे हम लोग लाला रस भी कहते हैं, यानी सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो तीन तरह के ग्लैंड्स, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स में तीन ग्लैंड्स, तीनों को हम लोग समझे हैं, और इन तीनों के द्वारा तकरीबन हमारे मुख में 1500 ml लार प्रतिदिन निकलते हैं। क्या आपको पता है कि प्रतिदिन हमारे मुख से यानी कि सैलिवरी ग्लैंड से, तीन तरह के सैलिवरी ग्लैंड से 1500 ml लार हमारे मुख में निकलते हैं प्रतिदिन। अब यहाँ 1500 ml का मतलब लगभग हम लोग कह सकते हैं कितना? 1.5 लीटर। लगभग कितना? 1.5 लीटर लार रोज निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लार की मदद से और दांत और जिह्वा, जिह्वा के द्वारा उस भोजन को हम लोग क्या करते हैं? मुख में लेकर के इधर से उधर उसको पूरी तरह से मिलाने और चबाने का काम होता है। यानी दांत उसको चबाता है, जीभ उसको पूरी तरह से क्या करता है? जहां जहां नहीं हम चबा रहते हैं उसको वहां वहां दांत के पास लेकर के जाता है। ठीक है, आगे ये लिख रखा है लार का श्लेष्म। लार का श्लेष्म यानी कि म्यूकस क्या करता है? भोजन कणों को चिपकाने
एवं उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। यहाँ पे हम लोग बोलस शब्द आया, यानी कि यह बोलस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लार का जो श्लेष्म यानी कि म्यूकस होता है, वो भोजन के कणों को चिपकाने, ठीक है, यानी कि आपस में चिपकाने, ठीक है। पूरी तरह से हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि जब हम लोग आटे को गूंथते हैं, चाहे महिलाएं आटे को गूंथती हैं, तो आटा में जब पानी नहीं मिला रहता है तो अलग अलग होता है। जैसे ही उसमें पानी मिला दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, पूरी तरह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे में पूरी तरह से फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। लार क्या करता है, उसके अंदर जो श्लेष्म होता है वो भोजन के कणों को पूरी तरह से आपस में क्या कर लेता है, चिपका लेता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जब लार उस भोजन के कण को पूरी तरह से चिपकाता है तो उस चिपके हुए भोजन का नाम हो जाता है बोलस। क्या नाम बनता है, बोलस, ठीक है। तो इस बोलस में वो रूपांतरित हो जाता है और मदद कौन करता है, तो लार, लार के अंदर श्लेष्मा, ठीक है। इसके उपरांत यानी कि उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। यानी कि यहां हम यह समझेंगे कि जैसे ही वह बोलस में भोजन रूपांतरित होता है, बोलस में मतलब जब भोजन में सैलाइवा मिल जाती है तो भोजन को बोलस कहते हैं, और जब बोलस में वो कन्वर्ट हो जाती हैं तो हमारे कहां से, ग्रसनी से ग्रसिका में, माने पहले ग्रसनी में आता है, माने वो फायरिंग्स में आता है, जो कि एक कॉमन चैम्बर होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। कॉमन चैम्बर किसके लिए होता है, तो फॉर एयर एंड फूड, यानी हवा और भोजन के लिए होता है। तो वहां बोलस पहले जाता है और वहां से जाने के बाद सीधा ग्रसिका में, यानी कि जो फूड पाइप होती है, चलिए यहाँ देख लीजिए फिर से, फूड पाइप होती है उसमें आ जाती है। यानी कि वही भोजन इस रास्ते से होता हुआ यहाँ पे पहले आता है ग्रसनी में, ठीक है, बोलस आता है। अब हम लोग बोलस कहेंगे। बोलस क्यों कहेंगे, क्योंकि पूरी तरह से सलाइवा के अंदर जो श्लेष्म है उसको पूरी तरह से चिपका रखा है, ठीक है, और एक आकार दे दिया है, ठीक है। तो यहां से यह भोजन सीधा प्रवेश कर जाता है। कहां प्रवेश कर जाता है, तो ग्रसिका में प्रवेश कर जाता है। अब ग्रसिका में प्रवेश करने के बाद अब हम समझ सकते हैं कि अब उसे कहां जाना होगा, तो उसे स्टोमच यानी कि अमाशय में जाना होगा। तो चलिए पढ़ के देखते हैं कि आगे क्या स्थिति, वो कहां जा रहा है। तो यानी हमने देखा कि निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से माने फायरिंग से, फायरिंग से वो स्थान है जो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन चैम्बर था। कहां जाता है, ग्रसिका, वो फूड पाइप होती है उसमें जाता है, यानी कि फूड पाइप में आता है, और यहां से होकर के वो कहां आता, यहां से होकर के वो अमाशय में, यानी क्या लिख रहा है, ग्रसिका में चला जाता है। फिर क्या होता है उस बोलस का, तो पुनः यह बोलस पेशीय संकुचन के क्रमाकुंचन द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझ लेना होगा कि ये कह रहा है कि बोलस यानी कि वही भोजन का पार्टिकल्स जब यहाँ पे यानी कि हमारे इस ऑइसोफेगस में आता है बोलस के रूप में। चलिए इसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं समझने के लिए। चलिए ये हम लोग ग्रीन से देख लें। देखिए, ये मान लिया कि ये बोलस है और यह बोलस हमारे ओइसोफेगस में आ रहा है। तो ओइसोफेगस में जब वो प्रवेश करता है तो यहाँ पे लिख रखा है पेशीय संकुचन यानी कि जो यहाँ पे भीतर पेशियों की स्थिति है, उनके अंदर एक प्रकार की गति ऐसे होती रहती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन, पेरिस्टालिटिस, पेरिस्टेलिसिस। इसे इस तरह की गति होती रहती है उसके भीतर, इस तरह से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। और यह क्रमाकुंचन के द्वारा धीरे 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 यह बोलस कहाँ करता है, सरकता है। कहाँ सरकता है, तो हमारे ओइसोफेगस में। और सरकते हुए वो कहाँ आ जाता है, तो सरकते हुए स्टोमच में। देखिए आगे क्या लिख रहा है, ग्रसिका में आगे बढ़ता है, यानी कि पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के द्वारा, यानी क्रमाकुंचन जो मैंने बताया इस तरह की कुछ गति होती है, द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है, ठीक है। अब जठर ग्रसिका, जठर ग्रसिका अवरोधनी। अब यहाँ पे इस स्थिति में ध्यान से देखिए, जैसे ही वह बोलस यहाँ तक पहुंचा, ये हमारा अमाशय की स्थिति है, और हम लोगों ने पढ़ा था इस जगह पे एक अवरोधनी होता है जो कि वन वे रास्ता होता है। वन वे माने एक साइड, वन साइडेड कह सकते हैं इसको। तो इसमें उस अवरोधनी के द्वारा भोजन क्या होता है, अमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। मतलब अब यहाँ से भोजन इस अवरोधनी के द्वारा जब अमाशय में आ जाती है तो पुनः यह भोजन अब इसके ऊपर यानी कि ओइसोफेगस में नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है, तो क्योंकि यहाँ पे एक अवरोधनी काम करता है जिसे हम लोग स्फिंक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे जठर ग्रसिका अवरोधनी कहलाता है, ठीक है। और इस अवरोधनी के कारण ही वह भोजन का पार्टिकल्स यानी कि बोलस जो हमारे अमाशय में आता है वह ऊपर पुनः नहीं जा पाता, ठीक है। इस प्रकार हम लोग आगे देखें, कह रहा है कि लार मुख गुहा में